हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुदेश सर बायोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की रणनीतियां। तो कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिनका उपयोग करके खाद्य के उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है। मान के चलो, राइस की एक वेराइटी थी ए। ये वेराइटी 1 एकड़ में सपोज 10 क्विंटल प्रोडक्शन दे रहा है। तो इसी ए वेराइटी में कुछ ऐसा मतलब कुछ टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ ऐसे चेंजेस किए जिससे कि ये ए वेराइटी अब ए प्लस वेराइटी बन गया। मान के चलो ए प्लस वेराइटी बन गया। अब ये जो ए प्लस वेराइटी है ये 1 एकड़ में 15 क्विंटल प्रोडक्शन दे रहा है। तो ऐसे ही खाद्य की वेराइटीज में हम लोग चेंजेस लाते जाते हैं और वृद्धि लाते जाते हैं, है ना। तो ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनका उपयोग करके करते हैं ये सारी चीजें। इसी टेक्नोलॉजीज को हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज का हमारा लेक्चर। ये है लेक्चर नंबर 1। ये चैप्टर भी काफी छोटा है, जैसे पिछला चैप्टर था माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट 3 to 4 लेक्चर्स में खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं प्लांट ब्रीडिंग से। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग सबसे पहली तकनीक है। ठीक, सबसे पहली तकनीक है प्लांट ब्रीडिंग, जिससे कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो याद रखना, इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया एग्रीकल्चरल कंट्री है मेनली। हमको सबको पता है इंडिया कैसी कंट्री है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। यहां पर किसान बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 33% इंडिया की जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर से ही कंप्लीट होती है। ठीक है, एग्रीकल्चर ही कवर करता है। तो याद रखना 33% जीडीपी ऑफ इंडिया ये एग्रीकल्चर से ही क्या होता है, कवर होता है। एग्रीकल्चर से ही कवर होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और लगभग 62% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लगभग 62% इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है, इंडियन पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि पर डिपेंड करता है भाई, एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इंडिया का लगभग 62% जो पॉपुलेशन है, लगभग 62% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब जब इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया में, भारत की आजादी हुई, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था इस कंट्री के लिए कि इनफ फूड प्रोडक्शन करना था। ठीक है, क्योंकि भाई जैसे ही आजादी हुई तो पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और उसी समय उस पॉपुलेशन को, मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा था, उसको ध्यान में रखते हुए खाना कम हो रहा था। तो खाने का जो प्रोडक्शन है, फूड का जो प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाना था। यही मेन चैलेंज था। लेकिन सिर्फ एक ही लिमिटेशन यहां पर था, लैंड का। ठीक है, क्यों? क्योंकि जमीन कम थे और पॉपुलेशन बढ़ रहा था। और जमीन कम था इसका मतलब क्या, कल्टीवेशन का जो एरिया था वो कम था। कल्टीवेशन का एरिया मतलब जहां पर किसानी किया जाता है। तो भाई पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो कल्टीवेशन का एरिया है, मतलब कृषि क्षेत्र जो है वो कम है इंडिया में। तो यहां पर मेन चैलेंज आ रहा था कि भाई फूड का प्रोडक्शन कैसे ज्यादा बढ़ाया जाए, है ना। तो अगर ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड की बात करें, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड्स थे फार्मिंग के, उनके अनुसार ये था कि फूड का जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड था। मतलब जो यील्ड है, प्राप्ति है, मतलब जो भी खाना फूड उगा रहे हैं उसमें जो भी हम लोग को बायोमास मिल रहा था वो लिमिटेड था। ठीक है, और उतना लगभग मतलब कम पड़ जा रहा था ना। तो इसके लिए क्या जरूरी था कि कुछ ऐसे तकनीक लाए जाए जिनसे कि कम एरिया में ही, मान के चलो कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है और ये इतना एरिया कल्टीवेशन के लिए है, ये क्या है, एरिया है। ठीक है, और इतने एरिया में कृषि किया जाना है। ठीक है, और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और एरिया इतना ही है। तो यहां पर ट्रेडिशनल मेथड अपना रहे थे, जो पुराना मेथड था उसको अपना रहे थे। तो उतनी प्राप्ति, उतना फूड प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था जितना चाहिए हमको पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग।
तो उसके लिए कुछ ऐसी तकनीकों का आविष्कार करना पड़ा जिससे कि, या वैसे तो ये तकनीक बहुत पुराने हैं प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, लेकिन उन तकनीकों को अच्छे से यूज करना पड़ा ताकि इतने ही एरिया में फूड का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ऐसे राइस या ऐसे फसलों का उत्पादन करना पड़ा, ऐसे फसलों की मतलब ऐसे फसलों को इस प्लांट ब्रीडिंग तकनीक से बनाना पड़ा जिससे कि कम एरिया में ही हमको ज्यादा क्या मिल सके, प्रोडक्शन मिल सके, ज्यादा यील्ड मिल सके, ज्यादा प्राप्ति मिल सके, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि प्लांट ब्रीडिंग ऐसी तकनीक है जिससे कि जो वैरायटी है ना, जो खाने की वैरायटी है, फूड की वैरायटी है, उसको बढ़ाया जा सकता है और जितने भी वैरायटी है उनका प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि प्लांट ब्रीडिंग कैसी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। फूड का जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, किसके मदद से, प्लांट ब्रीडिंग के मदद से। हेल्प्ड इन इंक्रीज यील्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, है ना, मतलब भाई इतने ही एरिया है लेकिन इतने में ही पहले मान के चलो इतना प्राप्त हो रहा था हमको, लेकिन अब इतने ही एरिया में हमको इतना प्राप्त होगा, किसकी मदद से, प्लांट ब्रीडिंग की मदद से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, प्लांट ब्रीडिंग ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे कि फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब बहुत सारे अब ये जो प्लांट ब्रीडिंग है ना, उसे बहुत सारे हाई यील्डिंग वैरायटी बनाया गया, किसका, व्हीट तथा राइस का, गेहूं तथा चावल की बहुत सारी वैरायटी 1960 में बनाई गई, ठीक है। 1960 के दौरान अब मैं प्लांट ब्रीडिंग को शॉर्टकट में लिखूंगा, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग को पीबी लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे प्लांट ब्रीडिंग से 1960 के दौरान 1960 में क्या किया गया, बहुत सारे वैरायटी बनाए गए, ठीक है। व्हीट, गेहूं तथा राइस की बहुत सारी वैरायटीज बनाई गई, बहुत सारी वैरायटी बनाई, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी डेवलप की गई। कब, 1960 के दौरान, है ना, 1960 के दौरान। और इसी फेज को, अब ये वैरायटी क्यों बनाया गया भाई, ये वैरायटी इसीलिए बनाया गया ताकि फूड का जो प्रोडक्शन है उसको हमारे देश में बढ़ाया जा सके, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा था, है ना। और इस फेज को क्या बोला जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन बोला जाता है। इसी फेज को क्या बोला जाता है, इसी फेज को क्या कहा जाता है भाई, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कि क्या, हरित क्रांति, कृषि में जो बदलाव आए, कृषि में जो विकास हुआ, कृषि में जो क्रांति आई, उसे हरित क्रांति कहा जाता है। और ये किसकी मदद से हो पाया, प्लांट ब्रीडिंग की मदद से हो पाया, ठीक है भाई, है ना। अब ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो प्लांट ब्रीडिंग की मदद से तो हुआ, और यहां पर हाई यील्डिंग तथा डिसीज रेजिस्टेंट वैरायटी हमको मिल पाई, राइस, व्हीट तथा मेज का, ठीक है। तो यहां पर आपको याद रखना है ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन में हुआ क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, इसके डेवलपमेंट से लार्ज एक्सटेंट तक प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का मदद करके, है ना, क्या किया गया, प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी का मदद लिए, प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करें, प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारे हाई यील्डिंग, मेनी हाई
यील्डिंग, हाई यील्डिंग मतलब ज्यादा उत्पादन देने वाले, एंड डिजीज रेजिस्टेंस, बीमारियों से रेजिस्ट करने वाले, डिजीज रेजिस्टेंट, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज, किसकी, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज ऑफ वीट, गेहूं, है ना, फिर राइस एंड मेज, मेज, ठीक है, इन सभी का डेवलपमेंट किया गया, ठीक है, किसकी मदद से, प्लांट ब्रीडिंग की मदद से, किसकी मदद से, प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से, कब, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान इन सभी का डेवलपमेंट किया गया। अब यहां पर आपको ध्यान देना ये है कि प्लांट ब्रीडिंग एक पर्पसफुल टेक्निक है, किसका, प्लांट स्पीशीज का मैनिपुलेशन किया जाता है इसमें, जिससे कि हमको डिजायर्ड प्लांट टाइप मिलता है, जिससे कि मतलब डिजायर्ड प्लांट टाइप मिला, जिससे हमारा फायदा क्या है कि हम अपने अनुसार बेटर सुटेड कल्टीवेशन कर सकते हैं, मतलब अपने अनुसार जो हमारा इच्छा है उस अनुसार हमारे लैंड में जो ज्यादा उत्पादन दे वैसी वैरायटी हम अपने खेतों में उगा सकते हैं, जो हमें बेटर यील्ड दे, बेटर प्राप्ति दे, और वो जो भी फसल हम उगाएं उसमें ज्यादा बीमारियां भी ना लगे, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना है आपको, प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग में क्या जाता है, ध्यान देंगे, प्लांट ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग में, पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज, ठीक है, क्या किया जाता है, पर्पसफुल मतलब हम अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए, मान के चलो मेरे को एक प्लांट है मेरे पास, मतलब एक फसल है ना, एक वैरायटी है फसल की ए, जो मेरे को क्या दे रहा है, मेरे को 1 एकड़ में 10 क्विंटल फसल दे रहा है, ठीक है, और एक बी वैरायटी है, ये भी फसल ठीक ठाक दे रहा है, लेकिन इस फसल में क्या है, प्रोटीन की मात्रा, विटामिन की मात्रा ज्यादा है, तो मेरे को एक ऐसा राइस चाहिए, सी राइस चाहिए, जो मेरे को उत्पादन भी अच्छा दे और उसमें प्रोटीन भी रहे, तो मैं क्या करूंगा, इन ए का और बी का क्रॉस करवा दूंगा, जिससे कि मेरे को एक नया प्लांट मिलेगा सी, और ये सी प्लांट मेरे को 1 एकड़ में 10 से 12 क्विंटल प्रोडक्शन भी देगा, वैसे तो ये कम है ना, लेकिन एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, चलो 20 क्विंटल ले लेते हैं ना, इसको 20 क्विंटल ले लेते हैं, है ना, तो 20 क्विंटल मेरे को प्रोडक्शन भी देगा, और प्लस इसमें प्रोटीन तथा विटामिन वगैरह भी रहेगा, है ना, विटामिन की मात्रा भी रहेगी। तो ये तकनीक होता है, मतलब एक प्लांट को दूसरे प्लांट से क्रॉस कराए तो हमको एक नया प्लांट मिला, डिजायर्ड प्लांट। अब हम क्या करेंगे, ए को नहीं उगा के, बी को नहीं उगा के, हम सी को अपने खेत में उगाएंगे, है ना, तो इस सी को खेत में उगाने से क्या होगा, हमको अपने इच्छा अनुसार जैसा हम उगाना चाह रहे थे, जैसा हम चाह रहे थे कि मेरे पास 1 ही एकड़ खेत है और उतने में ही मेरे को ज्यादा फसल भी चाहिए, मतलब फसल का उत्पादन भी ज्यादा चाहिए, और वो जो उत्पादन मतलब जो भी राइस मैंने उगाया है वो विटामिन से भरपूर हो, और या तो डिसीज रेजिस्टेंस भी कर सकते हैं, है ना, बहुत सी वैरायटीज बनाई जाती है, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग की मदद से। तो ये पर्पसफुल मैनिपुलेशन, मतलब हम अपने इच्छा अनुसार उस प्लांट को क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो लिखेंगे इसको क्या, पर्पसफुल मैनिपुलेशन, ठीक है, क्या लिखेंगे, पर्पसफुल मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन मतलब कि कुछ फेर फेर करना, है ना, बदलाव करना, किसका पर्पसफुल मैनिपुलेशन कर रहे हैं, प्लांट स्पीशीज का, पर्पसफुल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीशीज इन ऑर्डर टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप, इन ऑर्डर, क्यों ये काम कर रहे हैं हम, पर्पसफुल मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि इन ऑर्डर टू क्रिएट, हम ऐसा कुछ क्रिएट कर पाए जो हमारे इच्छा अनुसार हो, मतलब हम जैसा प्लांट चाह रहे हैं वैसा हम क्रिएट कर पाए, टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप, ठीक है, टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स, और ये ऐसा प्लांट टाइप है
जो कि हमारे कल्टीवेशन के लिए, हमारे उत्पादन के लिए ज्यादा अच्छा हो, है ना, जो कि बेटर सुटेड हो, ठीक है, क्या हो, बेटर सुटेड हो, जो कि बेटर सुटेड हो, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, उगाने के लिए, बेटर सुटेड फॉर कल्टीवेशन, और क्या दे ये, गिव बेटर यील्ड, है ना, ज्यादा प्राप्ति मिले हमको, तथा वो डिसीज रेजिस्टेंट हो, डिसीज बीमारियों से लड़ने की उसमें एक क्षमता हो, रेजिस्टेंट डिसीज, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट हो, ठीक। तो ये तीनों चीज हमारे उस प्लांट में होना चाहिए जिस प्लांट में हमने प्लांट ब्रीडिंग कराया है, जिसको हमने मैनिपुलेट किया है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब ये जो याद रखेंगे एक बात, है ना, कि जो भी कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग मेथड था, पुराना जो प्लांट ब्रीडिंग मेथड था, वो बहुत सालों से, हजारों सालों से अपनाया जा रहा था, है ना। ह्यूमन का जब से सिविलाइजेशन हुआ है, और जब से इंसानों ने कृषि करना स्टार्ट किया है, तब से ये जो प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक है उसको अपनाया गया जा रहा है, ठीक है। और इनका जो एविडेंस पाया गया वो लगभग 9000 से 11000 साल पुराना है, ठीक है। मतलब 9000 से 11000 साल पहले से ही प्लांट ब्रीडिंग तकनीक को अपनाया गया है। लेकिन आज का जो प्लांट ब्रीडिंग तकनीक है वो काफी एडवांस है, ठीक है। आज का जो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी है वो क्या इन्वॉल्व करता है, यहाँ पर क्रॉसिंग किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है प्योर लाइन प्लांट का, ठीक है। मतलब जो मान के चलो ए के पास क्या है, खास बात है कि ये ज्यादा उत्पादन देगा, बी के पास क्या खास बात है कि ये डिसीज रेजिस्टेंट है, तो दोनों को क्रॉस कराएंगे, तो ये प्योर लाइन का क्रॉस करा रहे हैं अपन, है ना। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, मतलब अपने अनुसार अपने प्लांट को सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मेरे को एक ऐसा प्लांट चाहिए, सी प्लांट चाहिए, जिसमें जो उत्पादन भी ज्यादा दे और जिसमें प्रोटीन भी ज्यादा रहे, जिसमें विटामिन भी ज्यादा रहे, जो बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता ज्यादा रहे। तो ये सारी चीजें मेरे को एक ही प्लांट में चाहिए। अब इसके लिए मेरे को दो ऐसे प्लांट ढूंढने चाहिए जिसमें ये चारों कैरेक्टर्स अलग अलग हो। मान के चलो दो कैरेक्टर ए में है और ये दो कैरेक्टर बी में है। जब इन दोनों ए और बी को मैं क्रॉस कराऊंगा तो मेरे को सी प्लांट मिलेगा। इसी सी प्लांट, अकेले प्लांट में मेरे को चार चीजें मिल जाएगी। तो ये हम आज के डेट में अपने इच्छा अनुसार कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। कन्वेंशनल मेथड में लोगों को ये चीजें उतनी अच्छे से पता नहीं थी, है ना। डिजायर्ड चीजों को, डिजायर्ड ट्रेट को लेकर हम जब, डिजायर्ड कैरेक्टर को लेकर जब हम क्रॉस करा रहे हैं, तो ये आज का प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी है, क्लासिकल मेथड होता है, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं, है ना। यहां पर हम लिख लेते हैं कि हमारा जो क्लासिकल मेथड है, या ऐसे करते हैं ओल्ड मेथड, इसको एक सेकंड, अरे जा रहे भाई, हाँ, ओल्ड मेथड या कॉन्वेंशनल कॉन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। पुराना जो प्लांट ब्रीडिंग मेथड है ये कब से किया जा रहा है, लगभग 9000 से 11000 साल पुराना। लेकिन आज का जो क्लासिकल मेथड है, ठीक है, यहां पर ये पुराना मेथड है, लेकिन आज का जो क्लासिकल मेथड है, इस क्लासिकल मेथड में, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है। तो क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में क्या किया जाता है, टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उनका उपयोग किया जाता है। और यहां पर क्रॉसिंग इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व किया जाता है, इन्वॉल्व क्रॉसिंग एंड या और हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन, क्रॉसिंग तथा क्रॉसिंग या हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है किसका, प्लांट का,
ऑफ डिजायर्ड, हमारे इच्छा अनुसार जो प्लांट है उसका क्या किया जाता है, क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। और उसके बाद हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, किसके लिए, डिजायर्ड, मतलब जो भी हमारा इच्छा अनुसार जो प्लांट है उसको हम लोग सेलेक्ट करके क्रॉस करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखेंगे क्या क्या चीजों को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, किन चीजों को हम अपने इच्छा अनुसार इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, है ना, अपने इच्छानुसार, अपने इच्छानुसार हम निम्न निम्न चीजों को क्या कर सकते हैं, प्लांट में, मतलब प्लांट ब्रीडिंग में सेलेक्ट कर सकते हैं, प्लांट ब्रीडिंग में सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला, सबसे पहला यहां पर बात करते हैं, सबसे पहला क्या है, पहला कलर चेंज नहीं हुआ, पहला क्रॉप यील्ड को बढ़ाने के लिए तथा क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, क्रॉप यील्ड एंड क्वालिटी इंक्रीज, इसको बढ़ाने के लिए हम लोग काम करेंगे। दूसरा हम लोग किस बात पे काम करेंगे, है ना, रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए, रेजिस्टेंट टू पैथोजन, रेजिस्टेंट टू पैथोजन। अब ये पैथोजन वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है, वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ठीक है, फंगस भी हो सकते हैं, याद रखना, फंजाई। ठीक, अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ठीक है, रेजिस्टेंट या टॉलरेंस, ठीक है, इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। अब इन्वायरमेंटल स्ट्रेस में क्या क्या आ सकता है, सैलिनिटी, है ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर, ड्रॉट, सूखा जिसको जो बोलते हैं ना, सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर या ड्रॉट, सूखा, इन सभी से क्या कर सकता है, प्लांट रजिस्ट कर सकता है अगर हम प्लांट ब्रीडिंग से उस प्लांट में कुछ मैनिपुलेट करें तो। ठीक है, और चौथा इंसेक्ट पेस्ट से भी टॉलरेंस बना सकते हैं हम लोग, चौथा या रेजिस्टेंट या टॉलरेंस, ठीक है, इंक्रीज टॉलरेंस टू इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े से भी बचा सकते हैं, इंसेक्ट पेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग अपने इच्छा अनुसार आज के क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग मेथड में करते हैं। ठीक है, हम अपने इच्छा अनुसार प्लांट का जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, मतलब उसमें विटामिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, और क्या करा सकते हैं भाई, उस प्लांट को रेजिस्टेंट बना सकते हैं पैथोजन के अगेंस्ट, टॉलरेंस बना सकते हैं इन्वायरमेंट स्ट्रेस के अगेंस्ट, तथा उस प्लांट को जो भी कीड़े मकोड़े उनसे बचाने के लिए उस प्लांट को क्या बना सकते हैं, रेजिस्टेंट, मतलब टॉलरेंस उसका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब प्लांट ब्रीडिंग में कुछ स्टेप्स है, उनके बारे में हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। द मेन स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग, अ न्यू जेनेटिक वेराइटी ऑफ अ क्रॉप बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग के कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग के जो भी स्टेप्स है जिससे कि हम लोग नया जेनेटिक वैरायटी बनाएंगे किसी भी क्रॉप का, कौन से टेक्निक का यूज करते हुए, हाइब्रिडाइजेशन का यूज करते हुए। टेक्नोलॉजी कौन सा रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, ए प्लांट को बी प्लांट से क्रॉस कराया जिससे कि हमको सी प्लांट मिला, और ये सी प्लांट में
ए तथा बी दोनों के कैरेक्टर्स रहेंगे। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का टेक्निक होता है। इसको हम लोग थोड़ा बक्से के अंदर भर देते हैं। ठीक है, ये है हमारा बक्सा, इसके अंदर हम इसको डाल दिए। चलो भाई, अरे गड़बड़ हो गया। अब नहीं होगा। चलो, तो सबसे पहला जो स्टेप आता है, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है हमारा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, सबसे पहला कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी में होता क्या है, मतलब हमको बहुत से प्रकार के प्लांट्स को, मतलब एक स्पीशीज है ना, मान के चलो एक राइस की स्पीशीज है। ठीक है, ए स्पीशीज है, मतलब राइस की स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज होंगे राइस के, तो उन सभी को हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ए बी सी, राइस ही है लेकिन सभी के अलग अलग स्पीशीज हैं। ठीक है, ए बी सी डी वेराइटी। ठीक है, ऐसे ई, मतलब ये मान के चलो ए ज्यादा उत्पादन दे रहा है, बी के पास रेजिस्टेंस है ना, मतलब ये किसी बीमारियों से अच्छे से लड़ सकता है। सी क्या कर सकता है? सी का कलर अच्छा है मान के चलो, डी में विटामिन की मात्रा ज्यादा है, ई में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है। ऐसे करके बहुत सी वेराइटीज का हमको क्या कर लेना है? कलेक्शन कर लेना है। और ये जो कलेक्शन का जो मेन वो रहेगा, क्या रहेगा मुद्दा? वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी ही मेन रूट होता है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का। मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे ए के पास ज्यादा उत्पादन क्षमता है, ये इसके जीन में ही रहेगा। बी के पास, अगर ये बी वाला किसी बीमारी से लड़ सकता है, इसके पास लड़ने की क्षमता ज्यादा है, रेजिस्टेंस है, तो इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो कैरेक्टर है रेजिस्टेंस वाला, वो इसके जीन में रहेगा, है ना। तो मतलब जीन में ही वो कैरेक्टर होना चाहिए उसके सारे। मान के चलो ए अपने बच्चे दे रहा है और ए ज्यादा उत्पादन देता है, तो ए का बच्चा ए वन का बच्चा ए टू का बच्चा ए3, ये सारे ज्यादा उत्पादन देने वाले पौधे रहेंगे। इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ए का बच्चा ज्यादा उत्पादन दे रहा है, फिर ए1 का बच्चा भी ज्यादा उत्पादन दे रहा है। तो ये इसलिए क्योंकि इनके जीन में ही वो है ना। तो भाई हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं ना, वैसे ही प्लांट भी अपने पेरेंट्स से सिमिलर होते हैं। जैसा उसका पेरेंट्स है, जैसा उसका पेरेंट है, वैसा ही वो भी रहेगा। ठीक है, तो ये जो जीन है वो आगे जाते जाता है, इसीलिए उनके बच्चे भी, उसके ऑफस्प्रिंग, उसके प्रोजेनी भी वैसा ही बिहेव करते हैं जैसे उसके पेरेंट रहते हैं। क्यों? क्योंकि जीन में वो बात होती है। ठीक है, तो यहां पर इस बात को ध्यान में रखना कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम, ठीक है, किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम में जेनेटिक वेरिएबिलिटी को ही देखा जाता है। मतलब कोई भी कैरेक्टर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो उसके जीन में होना चाहिए, है ना। अब याद रखना, यहां पर प्लांट ब्रीडिंग में कलेक्शन में बहुत से वेराइटीज को सेलेक्ट किया जाता है बाय कलेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज। मतलब भाई मेरे को अगर बहुत सारे प्लांट का कलेक्शन करना है, बहुत सारे वेरिएबिलिटी का कलेक्शन करना है, तो मैं बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स को सेलेक्ट कर लूंगा, है ना। बहुत सारे अलग अलग प्लांट का मतलब प्लांट को कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मान के चलो ए प्लांट बहुत सारा प्रोडक्शन दे रहा है, बी प्लांट प्रोटीन अच्छा है, सी रेजिस्टेंस अच्छा है, तो प्लांट्स को ही तो मैं कलेक्ट कर लूंगा ना, जिससे कि मेरे को जेनेटिक वेरिएबिलिटी का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इस पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी वाले में कुछ पॉइंट्स है जिनको आपको ध्यान में रखना है। इट कंसिस्ट ऑफ, क्या कंसिस्ट करता है भाई? पहला, यहां पर क्या ध्यान में रखना है? क्या ध्यान में रखना है कि पहला कल्टीवेटेड इंप्रूव्ड वैरायटी, है ना। मेरे को अगर बहुत सारे प्लांट सेलेक्ट करना है तो वो कौन कौन से प्लांट हो सकते हैं जिनको मैं सेलेक्ट करूंगा? ठीक है, पहले इसको हम लोग थोड़ा लिखते हैं, एक सेकंड। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? बहुत सारे प्लांट्स का कलेक्शन करूंगा मैं। ठीक है, बहुत सारे
बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स। अब ये जो प्लांट्स है ना वो सेम स्पीशीज के रहेंगे ना, सेम स्पीशीज का कलेक्शन। लेकिन अब ये जो प्लांट्स हैं वेराइटीज हैं, उन वेराइटीज में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो वेराइटीज कंसिस्ट ऑफ, इन वेराइटीज में क्या क्या आनी चाहिए। तो सबसे पहला कि वो वेराइटी में क्या इंक्लूड होना चाहिए, वो वेराइटी में कल्टीवेटेड इंप्रूव्ड वेराइटी होना चाहिए, है ना। मतलब इंप्रूव्ड, पहले से इंप्रूव किया गया वाली वेराइटी होनी चाहिए, कल्टीवेटेड इंप्रूव्ड वैरायटी होनी चाहिए। दूसरा और क्या होना चाहिए भाई, ओल्ड लोकल, ओल्ड लोकल और देसी वैरायटी भी होनी चाहिए। ओल्ड, हर प्रकार की वैरायटी देखना है ना हमको, जैसे धान को मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, राइस को, तो भाई उसमें हर प्रकार की वैरायटी होनी चाहिए ना भाई, है ना, पुराना भी नया भी, है ना। तो ये सब ओल्ड और ओल्ड और लोकल, ओल्ड लोकल और देसी वैरायटी और देसी वैरायटी। तीसरा और क्या होना चाहिए भाई, इंप्रूव्ड वैरायटी दैट आर नो मोर कल्टीवेटेड, ऐसी वैरायटी जिसको अब आगे कल्टीवेट नहीं किया जा रहा है, मतलब इंप्रूव कर चुके हैं उस वैरायटी को, लेकिन उसको कल्टीवेट नहीं कर रहे हैं, उसको उगा नहीं रहे हैं, ठीक है। इंप्रूव्ड वैरायटी दैट आर नो मोर कल्टीवेटेड, दैट आर नो मोर कल्टीवेटेड, ठीक है। और क्या होना चाहिए, चौथा पॉइंट यहां पर याद रखेंगे, वेराइटीज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स, ठीक है। ऐसी वैरायटी जो कि प्लांट ब्रीडर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है, वेराइटीज, नई वेराइटीज ना ये, वेराइटीज प्रोड्यूस्ड बाय, वेराइटीज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट ब्रीडर्स, ठीक। और पांचवा पॉइंट क्या होना चाहिए, वाइल्ड स्पीशीज रिलेटेड टू क्रॉप स्पीशीज, ठीक है। वाइल्ड, सबसे पुराना वाइल्ड स्पीशीज, मतलब मेन जहां से ये उत्पत्ति हुई है उस स्पीशीज की, वाइल्ड स्पीशीज रिलेटेड टू द क्रॉप स्पीशीज, ठीक है। तो ये पांचों चीजें यहां पर इंक्लूड हो सकती है, याद रखेंगे। अब भाई अगर मैं कोई स्पीशीज है, राइस मान के चलो, राइस है जिसका मैं कलेक्शन कर लिया, बहुत सारे वेराइटीज को मैं कलेक्ट कर लिया, तो यहां पर इसको मैं क्या बोलूंगा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलूंगा। क्यों जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलूंगा, क्योंकि ये पूरा एक प्लांट्स, एक कोई भी वेराइटी है प्लांट का, मतलब कोई भी एक चीज लिया मैं, मान के चलो राइस को लिया, तो उसके जितने भी वेराइटीज है उन सभी को, जितने भी डाइवर्स एलिल है किसी भी प्लांट के, जितने भी जीन्स है उन सभी को अगर मैं कलेक्ट कर ले रहा हूं, है ना, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन बोलूंगा। क्या बोलूंगा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ठीक है। याद रखना, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ठीक है। जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, जर्म प्लाज्म कलेक्शन मतलब कि कलेक्शन, collection of, collection of all the diverse allele, all the diverse allele for all genes, for all genes, सभी जीन्स के लिए जितने भी एलिल्स है उनका कलेक्शन इन अ गिवन क्रॉप,
ठीक है, किसी भी दिए गए क्रॉप के सभी जीन्स के सभी एलील का कलेक्शन ही क्या कहलाता है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहलाता है। ठीक है, किसी भी, मान के चलो मैंने बोला कि भाई ए एक राइस है, मतलब ए नहीं, राइस है, उसकी जितनी भी जीन्स है, जितनी भी वैरायटी है, उनको सेलेक्ट करो, कलेक्ट करो, और उसके जितने भी एलिल्स है उनको कलेक्ट करो, तो ये क्या कहलाएगा, जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहलाता है। ठीक है भाई, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलो, अब जर्म प्लाज्म कलेक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। याद रखना, किसी भी वाइल्ड स्पीशीज का जो जर्म प्लाज्म कलेक्शन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ जर्म प्लाज्म ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, है ना, जर्म प्लाज्म का सिग्निफिकेंस क्या है, ये आपको याद रखना है कि भाई किसी भी वाइल्ड स्पीशीज को कंजर्व रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी वाइल्ड स्पीशीज जो है ना, वाइल्ड मतलब कि रॉ, सबसे पुराना, ठीक है, जहां से उत्पत्ति हुई थी उस प्लांट की, तो वो जो वाइल्ड स्पीशीज है वो हाईली रेजिस्टेंट होता है किसी भी इंसेक्ट के लिए, पेस्ट के लिए, या डिसीज के लिए, है ना, और अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन में भी वो अच्छे से ग्रो कर पाता है। ये सारी क्वालिटी होती है। लेकिन अगर हम उसी का कलेक्शन नहीं करेंगे, उसको गंवा देंगे, है ना, उसके जर्म प्लाज्म को हम कंजर्व नहीं करेंगे, तो उससे की क्या हो जाएगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ठीक है, उस प्लांट का सर्वाइवल ही खत्म हो जाएगा। ठीक, और वाइल्ड प्लांट का अगर हम लॉस करा देते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है भाई, जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है, जिससे कि पूरा जीन पूल समाप्त हो सकता है उस वैरायटी का। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंस होता है किसी भी वाइल्ड स्पीशीज के जर्म प्लाज्म को कंजर्व करने का। ठीक, चलो अब हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट आता है हमारा, दूसरा स्टेप आता है। पहला स्टेप क्या था, कलेक्शन ऑफ वैरायटी। ठीक है, दूसरा स्टेप हम लोग यहां पर बात करने जा रहे हैं, दूसरा प्लांट ब्रीडिंग का दूसरा स्टेप, इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। ठीक है, पेरेंट का सिलेक्शन और इवोल्यूशन करना, मतलब कि इसका मतलब समझोगे क्या है, इसका मतलब कि भाई मेरे को एक सी प्लांट चाहिए जिसमें मेरे को ये चाहिए कि ये ज्यादा ग्रो करे, ग्रोथ मतलब उत्पादन ज्यादा दे, और मेरे को क्या चाहिए कि इसमें ये प्लांट रेजिस्टेंट हो। तो इस दोनों कैरेक्टर को मेरे को एक ही प्लांट में चाहिए, इसके लिए मैं दो ऐसे प्लांट चूज करूंगा, ए और बी, जिसमें ये दोनों कैरेक्टर हो, एक में ग्रोथ ज्यादा हो, दूसरे में रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो मैं अपने इच्छा अनुसार ही सेलेक्ट करूंगा प्लांट को कि मेरे को इन दोनों प्लांट से जो नया प्लांट बनेगा उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो अपने इच्छा अनुसार मैं सेलेक्ट करता हूं। ठीक है, तो ये होता है इवोल्यूशन तथा सिलेक्शन ऑफ प्लांट। यहां पर ये इवोल्यूशन नहीं है, इवेल्युएशन है। ठीक है, बाय मिस्टेक, सॉरी फॉर दिस, इवेल्युएशन। ठीक, क्या है ये, इवेल्युएशन, इवेल्युएशन। ठीक है, तो भाई इवेल्युएशन तथा सिलेक्शन ऑफ प्लांट पेरेंट। ठीक, अब इस पेरेंट का सिलेक्शन हमको कैसे करना है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, जर्म प्लाज्म को इवेल्युएट करते हैं। इस प्लांट का, कोई भी प्लांट है जिसको सेलेक्ट करने से पहले उसके जर्म प्लाज्म को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। इवेल्युएट जर्म प्लाज्म टू आइडेंटिफाई डिजायर्ड कैरेक्टर्स। कोई भी डिजायर्ड कैरेक्टर है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसके जर्म प्लाज्म का इवेल्युएशन किया जाता है। अब अगर हमने जर्म प्लाज्म का इवेल्युएशन करते हुए प्लांट को सेलेक्ट कर लिया, तो अब आगे क्या करेंगे भाई, अब आगे दोनों सेलेक्टेड प्लांट्स का मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों सेलेक्टेड प्लांट्स का मल्टीप्लाई करा देंगे। कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे भाई, बाय हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, बाय हाइब्रिडाइजेशन। ये होता है इवेल्यूशन तथा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। ठीक,
अब तीसरा प्रोसेस आता है, तीसरा स्टेप आता है हमारा प्लांट ब्रीडिंग में, ये क्या है? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमॉन्ग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन among the selected parent। सेलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में अब क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो प्लांट लिए, उन दोनों में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे। तो यहां पर हम लोग इस प्रोसेस को एक एग्जांपल से समझेंगे कि एक प्लांट है जो कि हाई प्रोटीन क्वालिटी रखता है। ठीक है, एक प्लांट, इसको हम लोग समझते हैं ऐसे क्रॉस कराते हुए डायरेक्ट, है ना, प्लांट 1 और यहां पर लिखते हैं प्लांट 2। ये प्लांट 1 है, इसमें क्या है? हाई। इसको क्यों सेलेक्ट किए? क्योंकि ये हाई प्रोटीन, ठीक है, ये हाई प्रोटीन क्वालिटी, ठीक है, हाई प्रोटीन क्वालिटी वाला है। इसको सेलेक्ट क्यों किए हम लोग? क्योंकि इसकी जो प्रोटीन की क्वालिटी है वो हाई है। दूसरा प्लांट हमने सेलेक्ट किया जो कि कैसा है? डिसीज रेजिस्टेंट है, डिजीज रेजिस्टेंट। ठीक है जी, डिसीज रेजिस्टेंट है। अब इन दोनों को, पेरेंट 1 और पेरेंट 2 या प्लांट 1 और प्लांट 2 को क्या करें? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करवाए। ठीक है, क्या करवाए भाई? यहां पर हम लोगों ने क्या कराया? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। यहां पर हम लोग क्या करवा रहे हैं? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, यहां पर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, जिससे कि हमको एक नया प्लांट मिल जाएगा, हाइब्रिड प्लांट। क्या मिला? हाइब्रिड प्लांट। ये हाइब्रिड प्लांट जेनेटिकली कंबाइन हो जाएगा और इस प्लांट में हमको क्या देखने को मिल सकता है? डिजायर्ड कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। ठीक है, या यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्लांट, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट। ठीक है, मतलब कि यही हमारा क्या है? डिजायर्ड प्लांट। ठीक है, डिजायर्ड प्लांट है यही प्लांट। अब इसी प्लांट में वो कैरेक्टर्स रहेंगे जो कि हम चाह रहे थे, है ना। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है। क्यों टाइम कंज्यूमिंग है भाई? क्योंकि यहां पर क्या करते हैं, एक प्लांट को हम लोग इसको पहले लिख लेते हैं, दिस प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग। यह प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत टाइम लेता है भैया, टाइम कंज्यूमिंग होता है। यह प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत टाइम लेता है। ठीक, चलो, अब क्यों टाइम कंज्यूमिंग है? क्योंकि भाई एक प्लांट मैंने मान के चलो प्लांट 1 इसको लिया, प्लांट 2 ये है। अब प्लांट 1 को मान के चलो मैंने एज अ मेल प्लांट लिया और इसको मैंने क्या लिया? एज अ फीमेल प्लांट लिया। ठीक है, तो भाई हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं? डिजायर्ड तरीके से, अपने मतलब आर्टिफिशियल तरीके से मेल प्लांट से इसके एंथर और इसके स्टिग्मा में, इसके एंथर से पोलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा में पहुंचा देते हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन को इसके स्टिग्मा में पहुंचा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है पूरा प्रोसेस, ये सब करेंगे तो, है ना। और उसके बाद इसके स्टिग्मा को भी हम लोग ढक देते हैं फ्लावर को, क्योंकि और दूसरा पोलन ग्रेन इसको आके फर्टिलाइज ना कर पाए। ठीक है, तो हमारा डिजायर्ड पोलन ग्रेन ही उस तक पहुंचे। ठीक, अब ये प्रोसेस कर लिए, है ना। तो यहां पर ये जरूरी नहीं है कि ये मान के चलो एक ही बार में हम लोग जो भी कैरेक्टर चाह रहे थे इस प्लांट में, ये कैसा था? प्रोटीन क्वालिटी अच्छा था इसका। ठीक है,
प्रोटीन क्वालिटी अच्छा था, और ये कैसा था, डिसीज रेजिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो भी नए प्लांट्स देगा, न्यू प्लांट्स, ये जो नए प्लांट है इसमें एक ही बार में वो कैरेक्टर आ जाए ऐसा कंपलसरी नहीं है जो हम चाह रहे हैं। एक ही बार में ये प्रोटीन रिच हो और डिजीज रेजिस्टेंट हो ऐसा हो जाए, ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये कई बार करना पड़ता है, 100 200 300 बार करना पड़ता है, हजारों बार भी क्रॉस कराना पड़ता है, तब जाके हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर मिलता है। इसीलिए ये थोड़ा सा कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, चलो, तो ये तो रहा हमारा तीसरा प्रोसेस, क्रॉस हाइब्रिडेशन। अब चौथा प्रोसेस आता है सिलेक्शन तथा टेस्टिंग, किसका, जो भी रिकॉम्बिनेंट्स हमको मिला है उनका। चौथा, जो भी नए प्लांट्स यहां पर मिलेंगे, मान के चलो 500 प्लांट्स मिल गए, तो इन प्लांट्स को भी हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना भाई। ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, टेस्ट करेंगे कि प्रॉपर हम जैसा चाह रहे थे वैसा आया कि नहीं आया, है ना। तो ये चीज है सिलेक्शन, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, selection and testing of superior recombinants, of superior recombinants, recombinants। ठीक है, सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स, ये चौथा प्रोसेस हुआ, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट्स। तो इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि यहां पर सिलेक्शन होता है, हमको बहुत सारे प्लांट्स मिले, क्रॉस करवाए जिससे कि, तो उन सभी प्लांट्स में तो वो कैरेक्टर नहीं होगा जो हम चाह रहे थे, किसी एक आधे प्लांट में ही तो मिलेगा ना। तो वहां पर हमको सिलेक्शन करना है उस प्लांट का जो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर को रखता है। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ना बहुत क्रूशियल होता है, क्यों, क्योंकि हम जैसा प्लांट चाह रहे थे वैसा प्लांट हमको मिले ही, उसके लिए हमको अच्छे से सेलेक्ट करना पड़ता है, और यहाँ पर केयरफुली साइंटिफिक इवेल्युएशन की जरूरत होती है ना। मान के चलो हमको 500 प्लांट्स मिले, उन 500 प्लांट्स को पूरा अच्छे से देखना पड़ेगा, अच्छे से इवेल्युएट करना पड़ेगा, तब जाके हम एक प्लांट को सेलेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल, सिलेक्शन प्रोसेस इज क्रूशियल। क्यों क्रूशियल है, अरे सॉरी 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 सॉरी, ये सेलेक्टेड है इसीलिए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी क्रूशियल एंड require requires careful scientific evaluation to get the desired रिजल्ट। हम जैसा चाह रहे थे वैसा ही प्राप्त हो जाए हमें, और मतलब 500 प्लांट में वो प्लांट को ही हम सेलेक्ट कर पाए जैसा हम चाह रहे थे। तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक इवेल्युएशन की जरूरत होती है। अब याद रखना यहां पर 500 प्लांट में एक ही प्लांट ऐसा होगा जो अपने पेरेंट से क्या होगा, डोमिनेंट होगा, सुपीरियर होगा दोनों पेरेंट से। ठीक है, और वो ऐसे प्लांट सिर्फ एक आध ही होंगे, याद रखना। ठीक है, और यहां पर अब वो जो प्लांट है, मान के चलो ए एक सेलेक्टेड प्लांट है। ठीक है, ए जो है सेलेक्टेड प्लांट है, सेलेक्टेड प्रोजेनी। ठीक है, जिसमें हैविंग डिजायर्ड कैरेक्टर। ठीक है, हमने सेलेक्ट कर लिया, अब जो हमारा प्रोजेनी था जैसा हम चाह रहे थे वैसा हमको मिल गया ए। अब इसी ए को क्या करेंगे हम, इस ए का क्या करेंगे हम, सेल्फ पॉलिनेशन करा के, सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे। क्यों, बहुत सारे जनरेशन, सेल्फ पॉलिनेशन फॉर मेनी जनरेशन।
ये बहुत सारे जनरेशन तक हम लोग इस प्लांट का सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। क्यों ऐसा करवा रहे हैं? ताकि हमको ये पता चल जाए कि इस ए प्लांट से अब जितने भी और आगे बच्चे बनेंगे और जितने भी प्लांट्स बनेंगे उन सब में ये हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर होना ही चाहिए। ठीक है, तभी ये हमारा प्लांट सक्सेसफुली हम उस प्लांट को प्राप्त कर सके। ठीक है, और आगे ये कैरेक्टर सेपरेट ना हो, सेग्रीगेट ना हो। ठीक है, चलो बहुत जनरेशन तक हम लोग इसको सेल्फ पॉलिनेट करवाएंगे। तो मैनी ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम डिजायर्ड कैरेक्टर टू गेट ठीक है, टू गेट। तो इसीलिए हम लोग इसको सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, बार बार सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। अब पांचवा जो हमारा स्टेप आता है, सबसे लास्ट स्टेप है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवेटर्स। टेस्टिंग रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। यहां पर ऑफ न्यू कल्टीवर्स। ठीक है, तो ये जो नया प्लांट हमको मिल गया है उसकी टेस्टिंग भी करानी है भाई। ऐसे बिना टेस्टिंग के कुछ नहीं होता है ना। जैसे हम लोग कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन बनाए, हम लोग नहीं बनाए, वैज्ञानिकों ने बनाए। उन्होंने कई बार कई फेजेस में उसका टेस्ट किया, तब जाकर उसको मार्केट में उतारा। तो यहाँ पर जो नई वेराइटी मिली है वो कोई बीमारी तो कॉज नहीं करता है ना। तो उन सभी का अच्छे से टेस्ट किया जाता है और टेस्ट करने के बाद फिर उसको रिलीज किया जाता है मार्केट में और फिर कमर्शियल लेवल में उसको मार्केट में उतारा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या स्टेप है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो यहां पर ये जो न्यूली सेलेक्टेड लाइन्स है, न्यूली सेलेक्टेड जो प्लांट है उसको इवेल्युएट किया जाता है किन किन चीजों के लिए, कि वो अच्छा यील्ड, अच्छी उत्पादन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, या जो भी एग्रोनॉमिक ट्रेट होते हैं जैसे कि क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, डिसीज रेजिस्टेंस है कि नहीं है, इन सभी का टेस्ट किया जाता है। और ये जो इवेल्युएशन है कैसे किया जाता है, ये जो टेस्टिंग है किया कैसे जाता है कि उस प्लांट को अलग अलग एरिया में, अलग अलग रिसर्च फील्ड में उगाया जाता है और उसका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया जाता है अंडर जो भी आइडियल फर्टिलाइजर्स है उनके बीच में, है ना। मतलब किया क्या जाता है कि अलग अलग किसानों के खेतों में उसको उगाया जा रहा है और अलग अलग एरिया में भी, है ना, जिससे कि हर जोन में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में वो जो क्रॉप है उग रहा है कि नहीं उग रहा है, अच्छी उत्पादक दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो सारी चीजों का टेस्टिंग किया जाता है। और ये कम से कम 3 सीजन तक किया जाता है ना, 3 ग्रोविंग सीजन तक इस चीज को किया जाता है अलग अलग लोकेशन में, ताकि पूरा चीज पता चल जाए कि वो हर सीजन में अच्छे से ग्रोथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और हर एरिया में, हर क्लाइमेटिक कंडीशन में वो अच्छे से ग्रोथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इन सभी चीजों का क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है और कंपैरिजन किया जाता है। जो भी बेस्ट अवेलेबल वेराइटी है, लोकल क्रॉप वेराइटी है, उससे कंपैरिजन किया जाता है कि भाई ये उनसे बेस्ट है कि नहीं है ना। मान के चलो ए हमको नया एक वेराइटी मिला है, ठीक है, ए क्या है, ए क्या है, न्यू वेराइटी, ठीक है, और बी क्या है, बी क्या है, ओल्ड वेराइटी, ठीक है, बी है ओल्ड वेराइटी, ए न्यू वेराइटी है और बी क्या है, ओल्ड वेराइटी है ना। तो भाई इन दोनों का क्या किया जाता है, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, इन दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, ठीक है। अब अगर ए वाला उस बी वाले से बेस्ट है तो मतलब कि इस ए वाले को अब मार्केट में उतारा जाएगा। इफ ए इज बेस्ट
then A will be launched, है ना, A will be launched या मार्केट में अवेलेबल इन द मार्केट। अगर भाई नया वैरायटी हम बनाया है, उससे अच्छी वैरायटी पहले से ही है, तो फिर नई वैरायटी को क्यों सेलेक्ट करेंगे, नई वैरायटी को मार्केट में उतारेंगे ही क्यों, है ना। तो ये सारी चीजें किया जाता है। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया में ये जो टेस्टिंग का जो प्रोसेस है या इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, उसको कौन करता है, ICAR। इंडिया में टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन का प्रोसीजर, टेस्टिंग तथा इवैल्यूएशन का जो प्रोसीजर है वो किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ICAR। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कहां, न्यू दिल्ली के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है जी, चलो, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और अल्टीमेटली हमको न्यू प्योर लाइन या नया पॉपुलेशन मिल जाता है, नया हाइब्रिड प्लांट मिल जाता है, जिसे जो कि एग्जिस्टिंग वैरायटी से अच्छी है ना, और उसकी जो उत्पादकता क्षमता है वो भी अच्छी है, तो उसे ही अब मार्केट में उतारा जाता है एज अ न्यू वैरायटी। ठीक है, तो यहां पर प्लांट ब्रीडिंग समाप्त होता है। प्लांट ब्रीडिंग में क्या क्या किए अच्छे से आपको याद रखना है। 5 स्टेप है प्लांट ब्रीडिंग में। सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं बहुत सारे वैरायटीज का। दूसरा फिर क्या करते हैं, इवैल्यूएशन तथा पेरेंट्स का सिलेक्शन करते हैं। तीसरे प्रोसेस में क्या करते हैं, क्रॉस करवा देते हैं सेलेक्टेड पेरेंट्स का। और चौथे में फिर जो बच्चे प्राप्त होते हैं, ऑफस्प्रिंग प्राप्त होते हैं, प्रोजेनी प्राप्त होते हैं, बहुत सारे नए प्लांट्स प्राप्त होते हैं, उनका सिलेक्शन किया जाता है और टेस्टिंग किया जाता है कि वो अच्छे हैं कि नहीं है। और फिर लास्ट में आता है उनका और बहुत से स्टेप्स में सिलेक्शन किया जाता है और कंपैरिजन किया जाता है पुरानी वैरायटी से। ठीक है, तो ये पूरा प्लांट ब्रीडिंग में होता है। अब एक नया टॉपिक आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग से हटके ये टॉपिक है म्यूटेशन ब्रीडिंग। ये क्या होता है इसकी बात करते हैं। ठीक है, म्यूटेशन ब्रीडिंग। ठीक, म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है देखते हैं। म्यूटेशन ब्रीडिंग, है ना, म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग, तो म्यूटेशन ब्रीडिंग में क्या किया जाता है कि किसी तरीके से, अलग अलग तरीके होते हैं म्यूटेशन करवाने के। म्यूटेशन का मतलब होता है इंड्यूस्ड चेंज। कुछ ऐसा चेंज करवा रहे हैं, कुछ ऐसा चेंज करवा रहे हैं जो कि इंड्यूस्ड है। म्यूटेशन, जीन में कुछ सडन चेंज इन जेनेटिक मेकअप। ठीक है, जेनेटिक मेकअप में मतलब डीएनए में कुछ ऐसा चेंज करवा रहे हैं म्यूटेशन में, जिससे कि वो जो प्लांट वैरायटी है वो नई वैरायटी बन जा रही है, या उसमें कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर आ जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम करते कैसे हैं इसको, यूज ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन, यूज ऑफ इंड्यूस म्यूटेशन, मोटा क्यों लग रहा है, use of induced mutation in plant breeding to develop improved variety। ठीक है, नई वैरायटी बनाने के लिए हम लोग कुछ म्यूटेशन करवाते हैं। मान के चलो एक प्लांट है जिसमें कुछ ऐसा चीज नहीं है जो
मतलब मेरे को इस प्लांट में क्या कराना है कि इसको डिसीज रेजिस्टेंट बनाना है ना, या कुछ भी, येलो कलर का मैंगो है उसको रेड कलर का मैंगो बना, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, है ना। तो इसके डीएनए में मैं कुछ ऐसा चेंज करूंगा जिससे कि वो कैरेक्टर इसमें आ जाए और रेड कलर का मैंगो ये प्रोड्यूस करने लगे, ठीक है। तो ये होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन, ठीक। और इंड्यूस्ड म्यूटेशन जो है यूजफुल होता है किस सिचुएशन में, एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जहां पर जो डिजायर्ड एलील है वो एब्सेंट होता है हमारे जर्म प्लाज्म में, है ना। याद रखना, हम जैसा चाहते हैं वो एलील अगर एब्सेंट है तभी ये काम करता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इंड्यूस्ड म्यूटेशन तभी यूजफुल है, तभी यूजफुल है जब डिजायर्ड एलील एब्सेंट है हमारे जर्म प्लाज्म में। जर्म प्लाज्म में डिजायर्ड एलील एब्सेंट है, ठीक है। हम जो एलील चाह रहे हैं वो एब्सेंट है तभी ये काम हो पाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट वेराइटीज अलग अलग क्रॉप्स के, अलग अलग प्लांट के बनाए गए हैं इस इंड्यूस्ड म्यूटेशन से, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, many varieties are formed, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग यहां पर ले रहे हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है इन वीट, है ना, इन वीट, गेहूं में, ठीक है। वीट में चारबती सोनोरा तथा पूसा लर्मा एक, मतलब दो इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि वीट से प्रोड्यूस किया गया है। कैसे प्रोड्यूस किया गया है? गामा रे ट्रीटमेंट के द्वारा। और ये जो गामा रे ट्रीटमेंट है वो किसमें किया गया? सोनोरा 64 तथा लर्मा रोजो में किया गया, ठीक है। तो याद रखेंगे, चारबती सोनोरा, चारबती सोनोरा, चारबती सोनोरा एंड पूसा लर्मा। चारबती सोनोरा तथा पूसा लर्मा क्या है? दो इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया? गामा रेज ट्रीटमेंट के द्वारा प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस्ड बाय गामा रेज ट्रीटमेंट। गामा रेज ट्रीटमेंट, किसका गामा रेज ट्रीटमेंट किया गया? ऑफ सोनोरा 64, सोनोरा 64 एंड, और किसका? लर्मा रोजो, लर्मा रोजो, ठीक है। लर्मा रोजो, इन दोनों में क्या किया गया? ट्रीटमेंट किया गया, जिससे कि ये दोनों क्या बन गए? चारबती सोनोरा बन गए और पूसा लर्मा बन गए ये, ठीक है। अब ये सोनोरा 64 तथा लर्मा रोजो है मैक्सिकन ड्वार्फ वीट वेराइटी है, याद रखना, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट वेराइटी है ना, मैक्सिकन में उपस्थित छोटे छोटे वीट वेराइटी है ये, ठीक है। अच्छा, यहां पर चारबती सोनोरा इज अंबर ग्रेन कलर्ड वेराइटी ऑफ वीट, जो कि किसके द्वारा? एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, एग्जांपल है ना, चारबती सोनोरा। चारबती सोनोरा क्या है? ये अंबर ग्रेन कलर्ड, इज अंबर ग्रेन कलर्ड, ठीक है। अंबर ग्रेन कलर्ड वेराइटी है किसकी? वीट की, ऑफ वीट, जो कि प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया भाई? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के द्वारा इसे प्रोड्यूस किया गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। मतलब ये जो एम एस स्वामीनाथन है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था, ठीक है।
चलो अब आगे बात करते हैं राइस की। अगर हम बात करते हैं तो राइस में भी बहुत सारी वैरायटी म्यूटेशन के द्वारा, म्यूटेशन ब्रीडिंग के द्वारा बनाया गया है। इन राइस, इन राइस, ठीक है, बहुत सारी वैरायटी। अबाउट कितनी वैरायटी होंगी भाई? अबाउट 45 वैरायटी अप टू 1992, मतलब 1992 तक 45 वैरायटी बनाई जा चुकी थी। किसके द्वारा? बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में जैसे कि हम देखते हैं, एग्जाम्पल में आपको याद रखना है क्या? रेमी एंड एटोमिटा 2, रेमी एंड एटोमिटा, एटोमिटा 2, ये दोनों वैरायटी बनाई गई है राइस की, मतलब ये दोनों वैरायटी एग्जाम्पल है राइस के, ठीक है। अच्छा, मूंग की बात करते हैं अगर हम, इन मूंग, ठीक है, तो मूंग की अगर हम बात करेंगे तो मूंग में क्या बनाया गया है भाई? मूंग में रेजिस्टेंस टू येलो मोजेक वायरस तथा पाउडरी माइल्ड्यू वर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन, ठीक है। तो रेजिस्टेंट टू कौन सा वायरस? येलो मोजेक वायरस, येलो मोजेक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाया गया मूंग में, ठीक है। किसके द्वारा? इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन, ठीक है। चलो, प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग, है ना, प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन ब्रीडिंग। चलो, अब एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो म्यूटेशन ब्रीडिंग है ना, उसके कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस है ना, कि मतलब हर चीज नहीं कर सकते इससे, कुछ तो इसकी कमियां भी है। तो लिमिटेशंस लिखते हैं यहां पर, लिमिटेशंस ऑफ, लिमिटेशंस ऑफ म्यूटेशन ब्रीडिंग, ब्रीडिंग, कुछ लिमिटेशंस है म्यूटेशन ब्रीडिंग के, जिसकी हम यहां पर बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन आता है वो क्या है कि भाई अधिकतर जो म्यूटेशन है ना वो रिसेसिव है। मोस्ट म्यूटेशंस आर रिसेसिव, मतलब अधिकतर जो म्यूटेशन है ना वो रिसेसिव एलील में ही किया जाता है। जैसे ये कैपिटल टी ये रिसेसिव नहीं है, क्या मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी ये रिसेसिव नहीं है, वो तो हाइब्रिड है। कैपिटल टी ये भी रिसेसिव नहीं, स्मॉल टी वाले जीन में ही, मतलब रिसेसिव एलील में ही ये म्यूटेशन किया जाता है, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो म्यूटेशन रेट एक्सट्रीमली लो होता है। यहां पर म्यूटेशन रेट कैसा होता है? एक्सट्रीमली लो होता है, ठीक है, एक्सट्रीमली लो होता है, ठीक है। और तीसरा लिमिटेशन क्या है कि अधिकतर जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन है वो इनवैल्यूएबल होता है, किसके लिए? ब्रीडर्स के लिए, तथा अधिकतर जो है लीथल भी होते हैं। मोस्ट म्यूटेशंस, अधिकतर जो म्यूटेशन है आर इनवैल्यूएबल, इनवैल्यूएबल मतलब जिनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, फालतू का म्यूटेशन हो जाता है। जो हम चाह रहे थे वैसा नहीं होता, क्योंकि भाई म्यूटेशन रेट कम है, तो अधिकतर जो म्यूटेशन करेंगे ना वो हमारे काम का नहीं रहेगा, ठीक है। और सम आर, सम आर लीथल, मतलब कुछ खतरनाक चीजें भी बन जाती है ना, खतरे वाली चीजें भी बन जाती है। मतलब एक ऐसा प्लांट बनाना चाह रहे थे जो हमारे फायदे का हो, लेकिन वो हमारे घाटे का हो जाता है ना, लॉस करा देता है, तो वो चीज हो गया। और पांचवा पॉइंट आता है कि स्टेबिलिटी बहुत कम होती है म्यूटेशन की, है ना, डाउटफुल होता है, क्योंकि म्यूटेशन में जो भी चेंजेस किए हैं ना वो रिवर्ट बैक हो जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ म्यूटेशन
इज समटाइम डाउटफुल। ठीक है, कभी कभी डाउटफुल में रहता है ना, कुछ म्यूटेशन जो है ना वो वापस से, जैसा मतलब मान के चलो हमने ए में कुछ चेंजेस किया है ना, तो जिससे कि ये ए प्लस बना, अब ये ए प्लस फिर से वापस ए बन सकता है, तो ये रिवर्स भी कर सकता है। ठीक है, चलो भाई, तो यहां पर हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। काफी देर हो गया, लगभग 1 घंटे 10 मिनट हो गए हैं। अगले लेक्चर में हम लोग प्लांट ब्रीडिंग के कुछ एप्लीकेशंस है उनकी बात करेंगे। बहुत से इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, और वो सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, तो अगला लेक्चर भी आप मिस नहीं करेंगे। फिर प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ लेंगे और प्लांट टिश्यू कल्चर आपका एक लेक्चर में समाप्त हो जाएगा, फिर ये चैप्टर भी खत्म कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा प्लांट टिश्यू कल्चर को समझने में, लेकिन ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। आप अच्छे से इसको रिवाइज करें, पढ़ें, बार बार। नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट करें, नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं डाउट पूछने के लिए। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।